घुटनों की समस्या आजकल अमूमन हो गई है और अगर देखा जाए तो 40 साल के बाद या 50 साल के बाद जिस तरीके से घुटनों में समस्या आती है उसके बाद नी ट्रांसप्लांट किस तरीके से होता है, डॉक्टरों की क्या है इस पर राय, बात करते हैं। सफदरजंग स्पोर्ट्स इंजरी हॉस्पिटल जो है उसमें डायरेक्टर हैं डॉक्टर आर्या जी। सर, किस तरीके से देखते हैं आजकल अमूमन समस्या हो गई है और घुटनों को लेकर कहीं ना कहीं जोड़ों में जब दर्द होता है तो लोग समझ नहीं पाते हैं और देरी होती है तो वो नी ट्रांसप्लांट तक पहुंच जाता है। ये बीमारी बीमारी नहीं कहूँगा, ये एजिंग है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बाल सफ़ेद होते हैं, स्किन में रिंकल्स पड़ते हैं, ऐसी हड्डियाँ भी धीरे धीरे करके बूढ़ी हो रही हैं। पिछले कुछ दशकों से लॉन्geविटी बढ़ी है, जीने की उम्र लंबी हुई है, तो साथ साथ घुटनों की और ऐसी तकलीफ़ें भी आने लगी हैं सामने। दूसरी वजह शायद डायबिटीज़ है, जो हमारे हिंदुस्तान में धीरे धीरे करके आम लोगों में बढ़ती चली जा रही है। और तीसरी वजह शायद थोड़ा वज़न का बढ़ना है, ख़ास तौर पे मेट्रो शहरों में मिडिल क्लास लेडीज़ एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं होती। वज़न का बढ़ना भी जोड़ों की घिसावट को बढ़ा देता है, उम्र से पहले जोड़ खराब होने लगे हैं। सर, टेक्निकली देखा जाए अगर आपकी भाषा में तो घुटने होते हैं उसमें कुछ बोलते हैं कि ग्रीस ख़त्म हो गई है, ये सारी चीज़ें क्या हैं और इंसान कब अलर्ट हो जाए इसको लेकर? इसको हम अपनी भाषा में ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं घुटने के लिए। नॉर्मली 50-60 से ऊपर के लोगों में देखा जाता है। लेडीज़ में शायद थोड़ा सा ज़्यादा कॉमन है आदमियों के बनस्पत, लेकिन कुछ बीमारियां हैं जिसे हम बड़ा ग्रुप कहें तो एक सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस है जिसमें रूमेटॉइड भी आती है। उन बीमारियों में 20, 25, 30 साल में घुटने ख़राब होने जल्दी शुरू हो जाते हैं और 40, 45, 50 आते आते कभी कभी उनको घुटने बदलने की ज़रूरत पड़ती है। सर, अब सक्सेसफुल रेट क्या है घुटने बदलने के बाद? क्या 100% ये रहता है कि हाँ सफलता मिलेगी? 100% सफलता तो किसी भी प्रोसीजर में, किसी भी चीज़ में नहीं है, लेकिन जिस तरह से चीज़ें बेटर हुई हैं, इम्प्लांट की क्वालिटी बेटर हुई है, ओटी क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, ख़ास तौर पे बड़े शहरों में, तो परसेंटेज ऑफ सक्सेस 95% से ऊपर है। बहुत अच्छे सेंटर्स में, बड़े सेंटर्स में 97-98% से ऊपर है ये। सर, इसकी बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? अगर बड़े शहरों की बात की जाए तो आजकल हम लोग जो खाना खाते हैं वो कहीं ना कहीं एक मैटर ज़रूर करता है। बेसिकली क्या लगता है आपको? क्योंकि पहले जैसे आपने बताया 60 साल में होते थे, अब तो कई बार हम 40-45 साल के बाद देख रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेट्रो शहरों में लाइफस्टाइल चेंज, मतलब पूरा बड़ा एक शब्द इस्तेमाल करें तो लाइफस्टाइल चेंज इसके लिए एक वजह है, जिसमें एक्सरसाइज ना करना, चलना फिरना बहुत कम हो गया है। जंक फूड हमारी डाइट में बहुत ऐड हो गया है। जंक फूड में हम ट्रांस फैट बहुत खाने लगे हैं, नमक की तादाद बढ़ रही है, डायबिटीज़ बहुत लोगों में दिखने लगी है, घुटनों की एक्सरसाइज नहीं हो रही है, बिल्डिंगें हाई राइज होती जा रही हैं, लोग उतरते नहीं, वॉक करने के लिए निकलते नहीं हैं, तो सब घूम फिर करके घुटने जल्दी घिसने लगे हैं। और क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं बड़े बड़े शहरों में, तो लोग डॉक्टर के पास भी आने लगे छोटी मोटी तकलीफ़ लेकर के, तो शायद डायग्नोसिस भी जल्दी होने लगी है। तो हमारी काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन अब इन दर्द से, इन समस्याओं से जूझ रही है। हम सिर्फ ये कहेंगे कि अभी से यंग एज में ही जंक फूड कम करना, वज़न पे ध्यान रखना, एक्सरसाइज रेगुलर करना, ये सब अगर प्रिकॉशन लिए जाए तो हम अपने घुटनों को बहुत समय तक बचा सकते हैं, चला सकते हैं, और शायद घुटने बदलने की ज़रूरत ही ना पड़े। सर, कुछ डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि स्टार्टिंग में जब हमें पता चल जाता है कि घुटनों में तकलीफ़ हो रही है तो कुछ क्या एक दो ऐसे इंजेक्शन आते हैं, शायद 15 से 20 हज़ार रुपये का बताते हैं, तो उसको लगा के कुछ ग्रीसिंग हो जाती है तो काम कुछ सालों तक खींचा जा सकता है। ऐसा बहुत सारे मिथ हैं कि बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे इंजेक्शन शायद लगाने से घुटनों की लाइफ बढ़ती है। पर अगर हम किताब की बात करें, लिटरेचर की बात करें, तो दुनिया में ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं कि जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं उनका असर कितना रहता है और कितने लंबे समय तक रहता है। आज की डेट पे अभी तक जो क्वालिटी ऑफ इंजेक्शन या जो स्टडीज़ अवेलेबल हैं उनके हिसाब से ये इंजेक्शन बहुत फ़ायदा नहीं करते हैं। इनका असर बहुत ही बहुत अगर अच्छा भी रहा तो शायद 3 से 6 महीने,
बट हमारी नज़रों में इंजेक्शन लगाने के फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान ज़्यादा होते हैं। एक वर्जिन आइलैंड है घुटना, जिसमें कभी आज तक अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। अगर बाहर से सुई डाली जाती है किसी भी इंजेक्शन लगाने के लिए या किसी भी सोर्स के लिए, फ़ायदा शायद ना हो, लेकिन इंजेक्शन लगाने के दौरान अगर प्रिकॉशन ठीक से नहीं लिया गया या छोटे छोटे क्लिनिक में अगर इंजेक्शन लगा दिया गया, तो हो सकता है कि स्किन के बाहर का इन्फेक्शन बैक्टीरिया आपके जोड़ में अंदर घुस जाए, और शायद आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, वो इन्फेक्शन माइल्ड है, आपको ज़्यादा महसूस ना हो, लेकिन कभी आपको चोट लगती है घुटने में, कभी छोटी मोटी ब्लीड हो जाती है या ऑपरेशन अगर कराना पड़ता है बाद में, तो वो छोटा बैक्टीरिया जो चुपचाप साइलेंट बैठा है वो एक मेजर रूप ले लेता है, और आपके जोड़ों की लाइफ या जोड़ों के बाद की लाइफ काफ़ी मुश्किल हो सकती है अगर इन्फेक्शन हो जाए तो। सर इंडिया की बात करें तो पहले बड़ा एक डर महसूस होता था कि घुटने चेंज कराएंगे तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, चल पाएंगे कि नहीं। अब सर काफ़ी बदलाव हुआ है, तो अब किस तरीके से आप देखते हैं और क्या रिकमेंड करेंगे? घुटने का बदलना सबसे आखिरी उपाय है। अगर हम कहें कि डॉक्टर आपको एडवाइस करे तो शायद गलत होगा। हम एज ए डॉक्टर सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं कि आपका घुटना घिस गया है और आपको क्या क्या परेशानियां हो रही हैं। फाइनल डिसीजन हमेशा मरीज को करना है अपनी तकलीफ़ देख कर के। अगर आपका चलना उठना बैठना, रोज़मर्रा के कार्य करना मुश्किल हो गया है, आपको दर्द की दवाई खाने की रोज़ ज़रूरत पड़ने लगी है, या पैरों में बड़ा टेढ़ापन आ गया है, मुड़ गए हैं घुटने, या आप ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे, चल नहीं पा रहे, अगर आप मेडिकली फ़िट हैं, आपको कोई मेजर कोमॉर्बिडिटी नहीं है, आपका हार्ट ठीक से काम कर रहा है, एक बड़ी सर्जरी झेल सकता है, तो ऑपरेशन करा लेना समझदारी है। पर मैं फिर से एक बार बोलना चाहूँगा कि ऑपरेशन हमेशा लास्ट चॉइस रखनी चाहिए। उससे पहले एक्सरसाइज करना, लाइफस्टाइल चेंज करना, वज़न कम करना और बहुत सारे छोटे छोटे उपाय हैं जो करने चाहिए। अगर इन सब से आपको फ़ायदा होता है तो घुटनों को बदलना हमेशा टाल देना चाहिए जब तक उसके सिवा कोई और रास्ता ना बचे। सर कुछ ऐसी कंडीशन भी आती है कि जब घुटने ज़्यादा ख़राब हो जाएं, तो मतलब आप लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि अब नहीं बदले जा सकते हैं? नहीं, ये बिल्कुल आपने सही पूछा कि घुटने बदलने का भी एक वक्त है। अगर हम बहुत लेट कर दें, घुटने तो खैर बदले जाते हैं किसी भी स्टेज किसी भी तरह का, लेकिन अगर टेढ़ापन बहुत ज़्यादा आ गया, हड्डी बहुत ज़्यादा घिस गई है, तो सर्जरी थोड़ी मुश्किल हो जाती है और कुछ बड़े सेंटर में ही वो सर्जरी हो पाएगी शायद। दूसरा, उसमें उसकी लाइफ, अगर इम्प्लांट ज़्यादा डल रहा है, हम अपनी भाषा में कहें तो कंस्ट्रेंट इम्प्लांट अगर डाल रहे हैं, तो उसकी लाइफ थोड़ी छोटी हो जाती है। तो घुटना उतना भी ख़राब ना हो जाए, उतना भी ना घिस जाए, उतना भी टेढ़ा ना हो जाए, या डिफॉर्मिटी इतनी भी सीवियर ना हो जाए कि आपका पोस्ट ऑपरेटिव रिज़ल्ट जो ऑपरेशन के बाद का है वो कंप्रोमाइज़ हो। तो ये बैलेंस सिचुएशन है। जब आपको दर्द बहुत होने लगे, पैरों में टेढ़ापन हल्का हो, बहुत देर तक ना वेट करें, और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी अफेक्ट हो रही है, तो आप डॉक्टर से मिल कर के डिस्कस करें कि क्या घुटना बदलना का सही वक्त है। और मैं तो ये कहूँगा कि चॉइस हमेशा फिर भी मरीज की है, क्योंकि हम आपको सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं कि घुटना बदलने का सही वक्त क्या है आपकी डिसेबिलिटी को सुनने या देखने के बाद। सर एक सवाल बड़ा जहन में रहता है, कई बार लोग पूछते हैं और पता नहीं चल पाता है, दोनों घुटने अगर ख़राब हैं तो क्या दोनों का एक साथ होना, मतलब ऑपरेशन होना ज़रूरी है, या एक एक करके कौन सा ज़्यादा फ़ायदेमंद है? देखिए, इस समय दोनों स्कूल ऑफ थॉट है कि दोनों घुटने बदल दिए जाएं, एक ही बार पेन होगा, एक ही बार एनेस्थीसिया रिस्क होगा और मरीज को पूरा फ़ायदा शायद मिल जाए। लेकिन उसका दूसरा पहलू भी है कि दोनों घुटने बदलते हैं तो दो बड़ी सर्जरी होती हैं, टाइम डबल हो जाता है, खून ज़्यादा बहता है, आपके हार्ट को काफ़ी प्रेशर झेलना पड़ता है, और फाइनली अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, इन्फेक्शन या ऐसा जो कॉम्प्लिकेशन एक नी में हो जाए, क्योंकि आपका शरीर का ब्लड एक घुटने से दूसरा घुटना मतलब पूरे शरीर में घूम रहा है, तो पॉसिबिलिटी हमेशा थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी रहती है कि एक घुटने में अगर गलती से कोई इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम होती है तो वो दूसरे घुटने को भी अफेक्ट कर सकती है। जैसा कि मेजॉरिटी आई सर्जन कहते हैं कि एक आँख का ऑपरेशन एक टाइम पे ही होना चाहिए, दूसरी आँख को हमेशा नहीं छेड़ना चाहिए, ऐसे ही हम भी बताना चाहेंगे कि एक टाइम पे एक घुटने का ऑपरेशन ही समझदारी है, अनलेस कोई और मेजर कोई इशू है। 99% केसेस में मैं घुटना बदलने की, एक ही घुटना बदलने की एडवाइस करता हूँ। दोनों घुटना बदलने में लाइफ को बहुत रिस्क होता है।
और फ़ायदे सिर्फ इतना ही होता है कि आपको पेन शायद 2 बार ना हो, लेकिन उसके बदले में ज़िंदगी बहुत अहम है। बड़ा रिस्क लेना मेरे विचार से एडवाइसेबल नहीं है। सर क्या लाइफ रहती है, एक बार घुटने चेंज हो जाएं तो इंसान क्या उम्मीद करे, 10 साल 15 साल कब तक रहता है? एवरेज लाइफ 15 से 18 साल है। आजकल के जो इम्प्लांट है, घुटना बदलने वाले इम्प्लांट है, वो थोड़ा धीरे धीरे क्वालिटी बेहतर होती जा रही है, लेकिन फिर भी एवरेज लाइफ हम 15 से 18 साल ही मान के चलते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये ऑपरेशन 60 साल से ऊपर लोगों में होते हैं, तो काफ़ी लोगों में 20 साल तक भी चल जाता है घुटना, पर ये मान के चले कि 15 से 18 साल एवरेज लाइफ है। सर ऑपरेशन होने के बाद कितने दिन में इंसान चलने लगता है? अगर कोई और इशू नहीं है चलने वाला और ऑपरेशन से पहले मरीज़ अच्छे से चल रहा था, ऑपरेशन से पहले हम लोग हमेशा एडवाइस करते हैं कि कम से कम 2 या 3 महीने पहले अच्छे से एक्सरसाइज कर लें ताकि आपके चलने की ताकत बनी रहे। तो ऑपरेशन करने के डे 1, ऑपरेशन के वेरी नेक्स्ट डे हम चाहते हैं कि मरीज़ खड़ा होकर के चलने लगे। शुरू शुरू में सहारे की ज़रूरत पड़ती है, वॉकर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन 2 से 3 हफ्ते या ज़्यादा से ज़्यादा 4 हफ्ते में मरीज़ को वॉकर छोड़ के एक स्टिक पर हम ला सकते हैं। सर अब खर्चे की बात की जाए तो इंडिया में सर क्या खर्चा आता है? इसके लिए सरकार ने टोटल नी इम्प्लांट का रेट फिक्स किया हुआ है, और वो रेट अलग अलग इम्प्लांट के हिसाब से करीब करीब 60 से 70 हज़ार के बीच में है। अलग अलग थोड़ा सा बात करूँगा इम्प्लांट का, और ये रेट डिस्प्ले है वेबसाइट पे। आप अपनी वेबसाइट खोल करके NPPA ने प्राइस फिक्स किए हुए हैं, और वो प्राइस सबके लिए पूरी इंडिया में एक ही प्राइस है, वो प्राइस चेंज नहीं होता। इम्प्लांट कोई भी यूज़ करे, किसी भी कंपनी का, वो प्राइस एक ही रहता है। सर एक आखिरी सवाल, जब ऑपरेशन हो जाता है तो सर 2-4 बातें आप क्या बताना चाहेंगे पेशेंट को जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही कुछ गड़बड़ हो जाए तो शायद वो 10-15 साल वो दिक्कत आ सकती है। कुछ चीज़ें जैसे ऑपरेशन से पहले शुरू करें, हमने बताया कि मरीज को कुछ एक्सरसाइज करके अपने मसल्स की ताकत एडिक्वेट करनी चाहिए ताकि ऑपरेशन के बाद चलना आसान रहे। दूसरा चीज़, ये इलेक्टिव सर्जरी है, कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये कहना कि आज आइए लेट जाइए कल सवेरे ऑपरेशन हो जाएगा, ये ठीक नहीं है। ऑपरेशन हमेशा इलेक्टिव है, सोच समझ के करें। कोमॉर्बिडिटी का इलाज, जैसे अगर बाई चांस ज़्यादातर लोग 60 से ऊपर के होते हैं, आपको ब्लड प्रेशर है, हार्ट की कोई तकलीफ़ है, डायबिटीज़ है, या कोई और भी इशू है जिसके लिए आप दवा खा रहे हैं, ऑप्टिमाइज़ करना ज़रूरी है। आप कार्डियोलॉजिस्ट से, फिजिशियन से, जो भी आपका इलाज कर रहा है, आपको दिखाएं, आपको ऑप्टिमाइज़ करें। आपका ब्लड प्रेशर रूटीन नॉर्मल होना चाहिए, हार्ट की कंडीशन बेहतर होनी चाहिए, जहाँ ऑपरेशन करना है उस जगह की स्किन कैसी है, वहाँ कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, वहाँ कोई स्कार तो नहीं है, वो सब चीज़ें भी प्रॉपरली इलाज के बाद हील हो जानी चाहिए। आपके शरीर में कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन का सोर्स तो नहीं है। आजकल जैसे बरसातों के दिनों ग्रॉइंस में और कुछ जगह पे जैसे फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, वो सब का इलाज होना चाहिए। और कोई दांतों का, कोई कान का, कोई नाक का, वो सब चीज़ें एक बार जनरल चेकअप होना चाहिए कि किसी तरह का कोई इन्फेक्शन का फोकस तो नहीं है, क्योंकि ये कोई भी इन्फेक्शन जो छुपा हुआ है, UTI बहुत कॉमन है एल्डरली लोगों में, ये सारी चीज़ें अगर रूल आउट हो जाएं उसके बाद ऑपरेशन होना चाहिए। तीसरा चीज़, ऑपरेशन करने से पहले मरीज सर्जन से डिस्कस करे कि क्या फ़ायदा होगा, क्या पोस्ट ऑपरेटिव लाइफ रहेगी, कितना उसको एक्सरसाइज करनी है, कैसे चल रहा है और कितने दिन में उसकी छुट्टी हो रही है और कितनी दवा कब तक लेनी है। ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ लेना चाहिए डिसीजन लेने से पहले। और पैर कितना मुड़ेगा, नॉर्मली आपका पैर ऑपरेशन करने के बाद 0 से लेकर 90 या मैक्सिमम 100 डिग्री तक ही मुड़ता है, मेजरली जो इम्प्लांट है। कोई भी आपको सपने दिखाए कि हम पैर पूरा मोड़ देंगे, आप पूरा ज़मीन पे बैठ पाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ हो जाएगी, ये संभव नहीं है। आप ये मान के चलिए कि जैसी लाइफ आप जी रहे थे उसमें पेन माइनस हो जाएगा, आपका मूवमेंट थोड़ा बेटर हो जाएगा और तकलीफ़ें काफ़ी कम हो जाएंगी, लेकिन शायद ज़मीन पे बैठना, उकड़ू करना, आलती पालती पार के बैठना, ये संभव नहीं हो पाएगा ऑपरेशन के बाद। तो ये सारी चीज़ें, सारे फैक्ट आप डिस्कस करें और फिर फाइनल डिसीजन लें कि आपको नी ऑपरेशन कराना है।
सर अमूमन एक चीज़ और देखी गई है कि लोगों को दर्द होता है, लोग पेन किलर खाते हैं और कई महीनों सालों ऐसे वो कितना घातक हो सकता है? कि पेन किलर रोज़ खाना सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। कोई भी पेन किलर सेफ़ नहीं है। हम पैरासिटामॉल की बात करें तो उससे लीवर फेलियर होता है अगर डोज ज़्यादा हो जाए, पेट में एसिडिटी होती है, अल्सर बनता है। बाकी और पेन किलर की बात करें उनसे किडनी पे असर पड़ता है। तो कोई पेन किलर सेफ़ नहीं है। हर पेन किलर का एक साइड इफ़ेक्ट है। हफ्ते 10 दिन में एक पेन किलर खाना शायद एक्सेप्टेबल है, लेकिन रोज़ रोज़ पेन किलर खाना अगर आपकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा है और आपको इतनी तकलीफ़ है तो जॉइंट बदल लेना ज़्यादा समझदारी है, क्योंकि पेन किलर आपके पूरे सिस्टम को ख़राब कर सकता है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिलीस हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।